स्वागत है। आज हम अंतरिक्ष मिशनों की विशाल और लगातार बदलती दुनिया का जायजा ले रहे हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं जो हालिया और भविष्य के अहम अभियानों पर रोशनी डालते हैं, खासकर इसरो और दूसरी बड़ी वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों की गतिविधियों पर। हाँ, बिल्कुल। इस चर्चा का मकसद है इन जटिल मिशनों को थोड़ा समझना, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और इसका क्या महत्व है। हम नई कामयाबियों, महत्वाकांक्षी योजनाओं और जो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी हो रही है उस पर ध्यान देंगे। ये उन सभी के लिए है जो अंतरिक्ष खोज की तेज रफ्तार दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों में देखा जाए तो पृथ्वी पर नजर रखने वाले सैटेलाइट से लेकर ग्रहों की खोज और हाँ, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने तक कई तरह के मिशन शामिल हैं। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे सरकारी एजेंसियां और प्राइवेट कंपनियां अब साथ मिलकर काम कर रही हैं और कैसे भारत इस क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। समझने वाली बात यह है कि ये मिशन सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान ही नहीं बढ़ाते, बल्कि तकनीक, जलवायु परिवर्तन की निगरानी और यहाँ तक कि भविष्य में पृथ्वी की सुरक्षा के लिए भी जरूरी हैं। तो फिर इसरो के कुछ खास मिशनों और साझेदारियों से शुरुआत करते हैं। निसार काफी चर्चा में है। हाँ, निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। हाँ, और ये अपनी तरह का पहला डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। सिंथेटिक अपर्चर रडार मतलब सार। हाँ, ये सार क्या है? ये एक तकनीक है जो दिन रात किसी भी मौसम में, यहाँ तक कि बादलों के पार भी पृथ्वी की सतह की बहुत साफ तस्वीरें ले सकती है। निसार में नासा ने एल बैंड रडार दिया है और इसरो ने दिया है एस बैंड। अच्छा, दो अलग अलग रडार। हाँ, और ये करीब $1.5 बिलियन की लागत के साथ अब तक का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी है। $1.5 बिलियन। इसे भारत के श्रीहरिकोटा से GSLV Mark II रॉकेट यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। बिल्कुल। इसका मुख्य काम, जैसा आपने कहा, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप या बाढ़ और जमीन के इस्तेमाल में हो रहे बदलावों का अध्ययन करना। हाँ। सबसे अहम बात यह है कि यह हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा और इसका सारा डेटा सबके लिए मुफ्त उपलब्ध होगा। हाँ, और ये डेटा का खुलापन, मतलब ओपन डेटा पॉलिसी, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? इसका मतलब है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक, शोधकर्ता, यहाँ तक कि आम लोग भी इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्कुल। इससे वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट चेंज रिसर्च और डिजास्टर मैनेजमेंट में पारदर्शिता और सहयोग को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, पृथ्वी अवलोकन से आगे बढ़ते हुए इसरो तकनीकी क्षमताओं पर भी काम कर रहा है, जैसे स्पेस डॉक्स, स्पैडेक्स मिशन। हाँ, इस स्पैडेक्स ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट था, मतलब तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए। इसका मकसद था अंतरिक्ष में दो चीजों का सफलतापूर्वक जुड़ना, यानी डॉकिंग, और अलग होना, अनडॉकिंग। इन तकनीकों का परीक्षण करना। कैसे? इसमें एक चेजर सैटेलाइट था, SND-X01। उसने दूसरे टारगेट सैटेलाइट SND-X02 का पीछा किया और फिर उससे जुड़ने का अभ्यास किया। ये क्षमता भविष्य के मिशनों के लिए बेहद जरूरी है। भविष्य के मिशन मतलब? जैसे अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट्स में ईंधन भरना। हाँ, बिल्कुल। ईंधन भरना, अंतरिक्ष यात्रियों को एक यान से दूसरे में भेजना, या मान लीजिए पुराने सैटेलाइट्स की मरम्मत करना हो। और सबसे बड़ी बात, ये भारत के अपने प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए एक बुनियादी तकनीक है। एकदम सही। स्रोत बताते हैं कि इस सफल परीक्षण के साथ इसरो, रूस, अमेरिका और चीन के बाद ये क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। इसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक और दिलचस्प उदाहरण है प्रोबा 3 मिशन। हाँ, प्रोबा 3 ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और इसरो के बीच साझेदारी है। इसे भी PSLV से ही लॉन्च किया। हाँ, दिसंबर 2024 में इसरो के PSLV रॉकेट से ही लॉन्च किया गया। इसमें दो छोटे सैटेलाइट शामिल हैं, एक है कोरोनाग्राफ और एक है ऑक्युल्टर। ये दोनों एक दूसरे से ठीक 150 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए एक सीध में उड़ेंगे। 150 मीटर की दूरी पर एक सीध में उड़ना, इसका क्या मतलब है? क्यों जरूरी है ये? देखिए, इसका मतलब है सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग का प्रदर्शन करना। ये तकनीक भविष्य के मल्टी सैटेलाइट मिशनों के लिए बहुत अहम होगी। प्रोबा 3 का खास मकसद है एक तरह से कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाना। कृत्रिम सूर्य ग्रहण? हाँ, जो ऑक्युल्टर सैटेलाइट है
वो सूर्य की डिस्क को ढक लेगा, जिससे कोरोनोग्राफ सैटेलाइट सूर्य के धुंधले भारी वायुमंडल यानी कोरोना और उससे निकलने वाले सौर तूफानों, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन या CMEs कहते हैं, उनका पहले से कहीं बेहतर अध्ययन कर सकेगा। अच्छा, तो ये सूर्य विज्ञान के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बिल्कुल। इसरो की नजरें चांद पर भी लगातार टिकी हुई हैं। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब लूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन की तैयारी है। इसे कभी-कभी चंद्रयान 4 भी कहा जा रहा है। हाँ, लूपेक्स ये इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का संयुक्त मिशन है। चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और लूपेक्स उसी क्षेत्र का और गहराई से पता लगाएगा। तो इसका खास लक्ष्य क्या है? इसका खास लक्ष्य है वहां मौजूद पानी की बर्फ की मात्रा और इसकी क्वालिटी की जांच करना। इसमें एक लैंडर और एक रोवर होंगे, जिन्हें जापान के H3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और चंद्रयान 4 भी तो है। हाँ, चंद्रयान 4 भी पाइपलाइन में है। उसका लक्ष्य 2027 में लॉन्च होकर चांद की सतह से करीब 3 किलो मिट्टी मतलब रेगोलिथ लेकर पृथ्वी पर वापस आना है। 3 किलो? हाँ, ये भारत का पहला सैंपल रिटर्न मिशन होगा। ये चांद की संरचना को समझने में बहुत मदद करेगा। ये लैंडिंग साइट शिव शक्ति पॉइंट के पास ही उतरेगा और इसके लिए 2 LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट इस्तेमाल होंगे। 2 रॉकेट, ठीक है। चांद के बाद अब इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है गगनयान मिशन। गगनयान, हाँ, ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। इसमें भारतीय वायुसेना के 4 पायलट अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुने गए हैं। हाँ, उनके नाम भी घोषित हुए थे। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। बिल्कुल, इन्हें खास तौर पर तैयार किए गए LVM-3 रॉकेट, जिसे HLVM-3 यानी ह्यूमन रेटेड LVM-3 कहा जा रहा है, उससे लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन इन्हें पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाएगा और कुछ दिनों बाद वापस लाएगा। हाँ, और इनके साथ व्योम मित्र नाम की एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट भी जाएगी। व्योम मित्र, हाँ, वो रोबोट। हाँ, जो मिशन की कुछ पैरामीटर्स की निगरानी करेगी। संभावित लॉन्च 2027 के आसपास बताया जा रहा है। ये भारत के लिए वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन के बाद इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला चौथा देश बनने की क्षमता, ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। अब ग्रहों की ओर देखें तो शुक्रयान 1 इसरो का पहला मिशन होगा जो शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा, वीनस ऑर्बिटर मिशन। हाँ, VOM। इसका संभावित लॉन्च मार्च 2028 में है। शुक्र ग्रह, जिसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। हाँ, लेकिन बहुत अलग है वो। हाँ, बहुत अलग। अपने घने जहरीले वायुमंडल और अत्यधिक सतही तापमान के कारण वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। शुक्रयान 1 का ऑर्बिटर शुक्र के वायुमंडल, जलवायु, सतह और अंदरूनी भूगर्भीय गतिविधि को समझने की कोशिश करेगा। और इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इसके कुछ वैज्ञानिक उपकरण रूस और जर्मनी के सहयोग से बनाए गए हैं। अच्छा, और मंगल ग्रह पर वापसी, मंगलयान 1 की सफलता के बाद अब मंगलयान 2। हाँ, मंगलयान 1 जो 2013 में गया था, वो एक ऑर्बिटर था। उसने भारत को पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बनाया था। वो तो ऐतिहासिक था। बिल्कुल। मंगलयान 2, जिसे 2026 के बाद LVM-3 रॉकेट से लॉन्च करने की योजना है, वो इससे एक कदम आगे जाएगा। इसमें ऑर्बिटर के साथ साथ एक लैंडर और एक रोवर भी शामिल होंगे। मतलब सतह पर उतरेंगे। हाँ, मंगल की सतह पर उतरकर सीधे वहां का अध्ययन करेंगे। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो का आदित्य L1 मिशन तो पहले ही काम कर रहा है। हाँ, आदित्य L1, इसे सितंबर 2023 में PSLV से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 को पृथ्वी सूर्य प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L1 पर स्थापित किया गया है। ये एक खास जगह है, पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर। L1 पॉइंट? हाँ, L1 पॉइंट, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बैलेंस हो जाता है। इस वजह से सैटेलाइट को वहां स्थिर रहने के लिए बहुत कम ईंधन की जरूरत पड़ती है और वो लगातार सूर्य को देख सकता है। और इसका काम क्या है? आदित्य L1 सूर्य के बाहरी हिस्सों मतलब क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन कर रहा है। ये सौर पवन, CMEs और अंतरिक्ष के मौसम पर उनके प्रभाव को समझने में मदद करेगा। भारत सूर्य का अध्ययन करने वाला डेडिकेटेड मिशन भेजने वाला चौथा देश है। इसरो के कुछ और अहम मिशनों पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। एक्सपोसैट, हाँ, एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ। यह ब्रह्मांडीय एक्सरे स्रोतों जैसे कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों से आने वाले प्रकाश के ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन
का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है। पोलराइजेशन, इससे क्या पता चलता है? पोलराइजेशन प्रकाश की एक प्रॉपर्टी है जो हमें उन स्रोतों की ज्योमेट्री और फिजिक्स के बारे में बताती है जहां से प्रकाश आ रहा है। तो एक्सपोसैट के जो उपकरण हैं पॉलिक्स और एक्सपेक्ट, वो हमें इन एक्सट्रीम खगोलीय पिंडों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। यह मिशन करीब 5 साल तक काम करने की उम्मीद है। छोटे सैटेलाइट्स के लिए इसरो ने SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी विकसित किया है। हाँ, SSLV। इसकी दूसरी उड़ान SSLV D2 फरवरी 2023 में सफल रही थी। SSLV का मकसद है छोटे सैटेलाइट्स, मतलब 500 किलो तक के, उनको मांग पर और कम लागत में लॉन्च करने की क्षमता देना। ये जो उभरता हुआ स्मॉल सैट बाजार है, उसके लिए भारत की एक महत्वपूर्ण पेशकश है। मौसम विज्ञान के लिए इनसाइट 3DS भी है। हाँ, फरवरी 2024 में लॉन्च हुआ। ये मौसम की भविष्यवाणी और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगा। और नेविगेशन के लिए गगन प्रणाली है जो इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाई है। सही कहा। ये भारतीय क्षेत्र में GPS सिग्नल की एक्यूरेसी को बेहतर बनाती है। फ्रांस के साथ मिलकर तृष्णा मिशन भी है। हाँ, तृष्णा 2026 में लॉन्च होने वाला है। ये पृथ्वी की सतह के तापमान और जल संसाधनों का अध्ययन करेगा। इन सबके बीच निजी क्षेत्र की भूमिका भी तो बढ़ रही है। विक्रम एस का लॉन्च हुआ था। बिल्कुल। नवंबर 2022 में स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम एस का लॉन्च भारत के पहले निजी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण था। ये देश के स्पेस सेक्टर में एक नए युग का संकेत है। और इन सब के बीच इसरो का सबसे महत्वाकांक्षी सपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। हाँ, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। योजना है कि पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाए और पूरा स्टेशन 2035 तक बनकर तैयार हो जाए। ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग होगी। बिल्कुल। अगर यह सफल होता है तो भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद अपना अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और जो स्पेस डॉक जैसी तकनीकें हैं वो इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो ये तो हुई इसरो की बात। अब दुनिया भर में भी तो बहुत कुछ चल रहा है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम। हाँ, आर्टेमिस, इस पर सबकी नजरें हैं। आर्टेमिस 2 मिशन लगभग 2026 में लॉन्च होने वाला है। ये 1972 में अपोलो 17 के बाद पहली बार होगा जब इंसान पृथ्वी की निचली कक्षा से आगे, मतलब चांद के पास जाएंगे। कितने लोग? 4 अंतरिक्ष यात्री चांद का चक्कर लगाकर वापस आएंगे। ये चांद पर एक स्थायी मानव उपस्थिति बनाने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। नासा शुक्र ग्रह पर भी ध्यान दे रहा है डिविंसी और वेरिटास मिशनों के साथ। हाँ, डिविंसी और वेरिटास। और पृथ्वी के लिए पेस मिशन है जो समुद्री जीवन, बादलों और हवा की गुणवत्ता का अध्ययन करेगा। क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन भी जरूरी लगता है। साइकी मिशन। हाँ, साइकी। ये एक धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह है। 16 साइकी उसकी ओर बढ़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये शायद किसी पुराने ग्रह का कोर हो सकता है। अच्छा। और लूसी मिशन बृहस्पति के पास जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हैं उनका अध्ययन कर रहा है। और डार्ट मिशन। हाँ, वो जिसने क्षुद्र ग्रह से टक्कर मारी थी। बिल्कुल। डार्ट ने सफलतापूर्वक दिखाया कि कैसे एक अंतरिक्ष यान को टकराकर किसी क्षुद्र ग्रह का रास्ता बदला जा सकता है। ये भविष्य की पृथ्वी सुरक्षा, मतलब प्लैनेटरी डिफेंस के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग था। और जाहिर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। अरे हाँ, JWST, नासा, ESA और कनाडाई स्पेस एजेंसी का ये संयुक्त मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ। ये अब तक का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। क्या देख रहा है ये? ये इंफ्रारेड प्रकाश में ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आकाशगंगाओं और तारों को देख रहा है। ये ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल रहा है। ये L2 लैग्रेंज बिंदु पर स्थित है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। निजी क्षेत्र की गतिविधियां भी काफी तेजी से बढ़ रही हैं। एक्सियम मिशन 4। हाँ, एक्सियम मिशन 4 ने हाल ही में 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक पहुंचाया। इसमें भारतीय मूल के शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे। और पोलारिस डॉन मिशन। पोलारिस डॉन, जो सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ, वो पहली निजी अंतरिक्ष उड़ान थी जिसने स्पेस वॉक किया, मतलब अंतरिक्ष यान के बाहर चहलकदमी। ये स्पेसएक्स ने संभव बनाया। उन्होंने नए स्पेस सूट का परीक्षण किया और अंतरिक्ष विकिरण का भी अध्ययन किया। बिल्कुल। भारत में भी निजी कंपनियां आगे आ रही हैं। स्पेस जोन इंडिया का रूमी 1। हाँ, रूमी 1। इसे दुनिया का पहला मोबाइल पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट बताया जा रहा है। अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया। पुनः प्रयोज्यता मतलब रीयूजेबिलिटी, लागत कम करने और अंतरिक्ष मलबे को घटाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक प्रेरणादायक पहल भी है, शक्तिसैट। हाँ, शक्तिसैट। ये स्पेस किड्स इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य दुनिया भर की हजारों लड़कियों को सैटेलाइट बनाने का प्रशिक्षण देना है और स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है।
ये बहुत अच्छी पहल है। दूसरे देशों की बात करें तो चीन के चेंगी 6 मिशन ने हाल ही में इतिहास रचा है। हाँ बिल्कुल, ये चांद के अनदेखे हिस्से मतलब फार साइड से नमूने लेकर पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस लौटने वाला पहला मिशन बन गया है। ये चांद के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और जापानी एजेंसी JAXA हाँ, जैसे अर्थ केयर पृथ्वी के बादलों और एरोसेल का अध्ययन करेगा। बेपी कोलंब्रो बुध ग्रह की ओर बढ़ रहा है। और जूस मिशन हाँ JUICE जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर 2023 में लॉन्च हुआ है। ये 2031 में बृहस्पति पहुंचेगा और उसके बर्फीले चंद्रमाओं गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा का अध्ययन करेगा। जापान से एक अनोखा प्रयोग भी सामने आया है, लिग्नोसैट, लकड़ी का सैटेलाइट। हाँ, लिग्नोसैट दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है। इसे मैग्नोलिया लकड़ी से बनाया गया है और SpaceX ने इसे लॉन्च किया है। लकड़ी का क्यों? इसका फायदा यह है कि जब ये वायुमंडल में वापस आएगा तो पूरी तरह से जल जाएगा। इससे अंतरिक्ष में कबाड़ मतलब स्पेस डेब्री जमा नहीं होगा। ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और आखिर में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का जिक्र जरूरी है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO। हाँ, यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनने जा रहा है। इसके हजारों डिश एंटेना दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में लगाए जाएंगे और इसका मुख्यालय यूके में है। भारत भी इसका सदस्य है। हाँ, भारत भी इसका सदस्य है और इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जब ये पूरी तरह चालू हो जाएगा तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, गुरुत्वाकर्षण तरंगों और शायद एलियन जीवन की खोज जैसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में अभूतपूर्व भूमिका निभाएगा। तो ये स्पष्ट है कि अंतरिक्ष अन्वेषण अब किसी एक देश का काम नहीं रहा। ये एक वैश्विक प्रयास बन गया है जिसमें सहयोग भी है, थोड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी है और निजी कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, और इन सभी मिशनों के पीछे लगातार बेहतर होती तकनीक है, चाहे वो दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट हों, छोटे और सक्षम सैटेलाइट्स हों या फिर अंतरिक्ष में निर्माण और मरम्मत की क्षमता हो। साथ ही अब फोकस सिर्फ दूर के ग्रहों या तारों पर ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के अध्ययन, जलवायु परिवर्तन की निगरानी और यहाँ तक कि हमारे ग्रह की रक्षा पर भी बढ़ रहा है। हाँ, ये बात सही है। ये दिखाता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण अब सिर्फ जिज्ञासा का विषय नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य के लिए भी जरूरी होता जा रहा है। तो हमने आज कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों की एक झलक देखी। इसरो की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं साफ नजर आती हैं, चाहे वो चांद और मंगल पर मिशन हो, मानव अंतरिक्ष उड़ान हो या फिर अपना स्पेस स्टेशन बनाने का सपना हो। बिल्कुल। साथ ही निसार और तृष्णा जैसे मिशन वैश्विक सहयोग में भारत की अहम भूमिका को भी दर्शाते हैं। और वैश्विक स्तर पर नासा, ESA, JAXA जैसी स्थापित एजेंसियां और SpaceX जैसी उभरती निजी कंपनियां मिलकर अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया अध्याय लिख रही हैं। ये सभी मिशन मिलकर ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो अपने ग्रह को समझना हो, दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाशना हो या ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना हो। ये मानवीय जिज्ञासा, तकनीक और सहयोग की एक अद्भुत कहानी है। और जैसे जैसे अंतरिक्ष में हमारी पहुंच और गतिविधियां बढ़ रही हैं, ये एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या? हाँ, विचार के लिए एक बिंदु छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे अंतरिक्ष में भीड़ बढ़ रही है, खासकर निजी कंपनियों की बढ़ती सक्रियता के साथ, क्या हमें अंतरिक्ष के उपयोग और उसके संसाधनों के प्रबंधन के लिए नए नियमों और नैतिक दिशा निर्देशों की जरूरत है? ये एक अहम सवाल है। हाँ, भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण के सुचारू और टिकाऊ संचालन के लिए इस पर विचार करना जरूरी होगा। इस विस्तृत और जानकारीपूर्ण स्रोत सामग्री पर यह चर्चा वाकई ज्ञानवर्धक रही। धन्यवाद। धन्यवाद।